औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं हूँ अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ समाजनामा। नाज़रीन गिरामी, कराची शहर न सिर्फ बारिश के मौसम में बल्कि उससे पहले भी लोड शेडिंग का बेइंतहा शिकार रहा। बहुत ज़्यादा मसाइल रहे और गुज़िश्ता कई साल पहले एक गर्मी का जो एक लहर कराची में आई थी, उसमें हज़ारों अफराद हलाक हुए थे और उसमें भी केएससी का के इलेक्ट्रिक का निज़ाम पूरा बैठ गया था, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद ज़्यादा हुई थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद और सब कुछ तसलसल से हो रहा है, उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक के लोड शेडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि माजी में जिस तरह लोड शेडिंग होती थी उस तरह की जा रही है, लेकिन जब ऐलान हो चुका कि लोड शेडिंग नहीं होगी, उसके बाद लोड शेडिंग में शिद्दत समझ से बालातर। अब नाज़रीन गिरामी, आपने देखा होगा कि असद उमर साहब कई दिन पहले कराची के हवाले से जब बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू हुआ और लोड शेडिंग के हवाले से लिखा गया, प्रोग्राम किए गए, तो असद उमर साहब ने आकर कराची में ऐलान किया था कि कल से कराची में लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। उसके बाद ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी अहले कराची के लिए। लेकिन हुआ ये कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती थी उसको एलानिया कर दिया गया। एलानिया इस तरह किया गया कि सारिफीन को के इलेक्ट्रिक की जानिब से एसएमएस किए जाने लगे कि आपके इलाके में इस वक्त से इस वक्त तक लोड शेडिंग की जाएगी, बिजली बंद की जाएगी। अच्छा, आपको ये बताता चलूं कि लोड शेडिंग कराची से बिल्कुल असद उमर साहब के ऐलान के बाद या ऐलान से पहले भी खत्म नहीं हुई थी। ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग जारी थी और अब तक उसका सिलसिला है, बल्कि शिद्दत आ गई। नाज़रीन गिरामी, के इलेक्ट्रिक या एक आम सारिफ ये समझता है कि लोड शेडिंग, के इलेक्ट्रिक तो खैर क्या समझेगा, एक आम सारिफ ये समझता है कि लोड शेडिंग से उसके बच्चों की तालीम, क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही हैं, तो उनका हरज होता है। आम सारिफ की बात कर रहा हूं कि वो समझता है कि एक तो उसको जहनी खौफ का सामना है कि वो बिल भी पूरा प्रॉपर हर महीने जमा कराता है और फिर उसे लोड शेडिंग का सामना भी किया जाता है। एसएमएस कर दिए जाते हैं कि फला दिन में 4-4 5-5 दफा घंटे लोड शेडिंग की जाती है, एसएमएस करके एलानिया लोड शेडिंग, और गैर एलानिया की जाती है मेंटेनेंस के नाम पर, फॉल्ट के नाम पर। ये किस तरह की कंपनी है कि इतने साल गुजर गए और इसका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ और अब तक इतने फॉल्ट आ रहे हैं, लोग करंट से मर रहे हैं, तारों को जो पोल्स लगे हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से अर्थ अब तक नहीं किया गया है, जो अर्थ किए गए कभी देखिए किस तरह किए गए। बात कर रहा था कि एक आम सारिफ को वो समझता है कि मुझे जहनी खौफ का सामना होता है, मुझे गर्मी में प्रॉब्लम होता है, मेरे बच्चों की एजुकेशन में खलल आता है, मैं जॉब पे अगर नहीं जा रहा हूँ, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो उसमें फर्क आता है। लेकिन इसके अलावा आज मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं कि उसको माली नुकसान का भी सामना है। लोड शेडिंग से के इलेक्ट्रिक को माली फवायद हैं और आम सारिफ को, तमाम सारिफीन को
आम सारिफ ये नहीं समझता, तमाम सारिफीन को ये माली तौर पे भी लोड शेडिंग नुकसान पहुंचाती है। कोई टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेक्निकल लोग इसको मेरी बात की तायीद करेंगे और इसको समझेंगे। देखें, छोटी सी बात है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट करके तवक्कुफ फरमाते हैं, जाते नहीं हैं, आप उसको गियर में डालकर आगे नहीं करते कि गाड़ी थोड़ा सा रनिंग में गर्म हो जाए। या यूं कह लें कि चले आप जब फ्रिज चलाते हैं तो फ्रिज आपका कंप्रेसर उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आपने जो टेम्परेचर फिक्स किया उसके मुताबिक उसकी कूलिंग का टेम्परेचर ना हो जाए। या आप एयर कंडीशन जब चलाते हैं तो एयर कंडीशन जो दर्जे हरारत आप उसका सेट करते हैं वो कंप्रेसर उस वक्त तक कंटिन्यू चलता है जब तक आपके मतलूबा टेम्परेचर पे आपके कमरे का टेम्परेचर मेंटेन ना कर दे। जब वो उस पर फ्रिज या एयर कंडीशन उस टेम्परेचर पर, आपके मतलूबा टेम्परेचर पर वो आ जाते हैं, उसको मेंटेन कर देते हैं, तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। और कंप्रेसर बंद होने के बाद फिर ऑटोमेटिक वो चलता है, फ्रिज का भी और एयर कंडीशन का भी, चाहे वो दफ्तर हो, घर हो, कंपनी हो, कारखाने हो। तो अब सोचिए कि जब आपके मतलूबा टेम्परेचर पे आपका एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर फ्रिज आ गया तो उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और फिर जब कूलिंग उसकी कम होती है तो वो दोबारा रनिंग कर लेता है। अब आपका फ्रिज जब आप लाए हैं और उसे चला दिया है तो उसका कंप्रेसर एक दर्जे हरारत पर वो मेंटेन करके कंप्रेसर ऑफ होगा, यानी वो लोड नहीं लेगा, बिजली यूज इतनी नहीं करेगा। वो आधे घंटे, एक घंटे के बाद जब दोबारा देखेगा कि अब ये टेम्परेचर कम हुआ है और इसको दोबारा उस पर लाना है जो आपने सेट किया हुआ है, तो कंप्रेसर फिर चलेगा। इसी तरह एयर कंडीशन का भी यही है कि जब आपका रूम टेम्परेचर आपके मतलूबा जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके मुताबिक वो कर देता है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, बिजली नहीं लेता है, लोड नहीं लेता है। और जब उसका टेम्परेचर, कमरे का दर्जा हरारत कम हो रहा होता है तो दोबारा कंप्रेसर कुछ देर के बाद चलता रहता है। ये ऑटो खुदकार तरीका होता है। अब जब लाइट चली जाती है तो आपका फ्रिज का जो अंदर का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सिफर पे आ जाता है और इसी तरह आपके कमरे का टेम्परेचर भी बिल्कुल सिफर पे आ जाता है। अब देखें कि जब दोबारा बिजली आती है तो आपका एयर कंडीशन फ्रिज ये दोबारा से चलना शुरू होता है और फिर आधे एक घंटे तक या कम से कम 20-25 मिनट तक जरूर उसको आपके मतलूबा टेम्परेचर पर लाने के लिए कंटिन्यू चलता है कंप्रेसर और आपकी इलेक्ट्रिक कंटिन्यू यूज हो रही होती है। तो ये आपका नुकसान होता है और के इलेक्ट्रिक का फायदा होता है। तो ये भी लोड शेडिंग का, ये भी हमारे ऊपर एक माली अजाब आ जाता है, परेशानी आ जाती है। और दूसरा, हम जो बिजली जाने पर परेशानी फेस करते हैं वो अलग और आने पर माली जो परेशानी होती है वो अलग। अब आए बिलिंग की तरफ। आप बिल फर्ज आप 300, 400, 500 यूनिट यूज करते हैं तो आपने कभी देखा होगा आपके बिल के पीछे एक टैरिफ लिखा होता है। अगर आपने मिसाल के तौर पे 400 या 500 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो आपका 50 यूनिट से 100 यूनिट तक जो उसूलन होना चाहिए कि टैरिफ ये है, लेकिन टैरिफ ही नहीं है। वो तो उन्होंने अपने पेज पे भी दिया हुआ है कि इनका टैरिफ शुरू कहां से होता है, 301, 201 यूनिट से 300 तक का एक टैरिफ है जिसका यूनिट 10 रुपए 20 पैसे का। उसके बाद 301 यूनिट से 700 यूनिट तक, गौर फरमाए, 301 यूनिट से
700 यूनिट तक 17 रुपए 60 पैसे एक यूनिट। अब 1 से 100 यूनिट का कोई टैरिफ नहीं है। 401 से 500 यूनिट का कोई टैरिफ नहीं है। 501 से 600 यूनिट का कोई टैरिफ नहीं है। 601 से 700 यूनिट का कोई टैरिफ नहीं है। डायरेक्ट 201 यूनिट से 300 का टैरिफ है और 301 से फिर पूरा 700 तक का है, और उसके बाद फिर 701 से और आगे इस तरह। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक आम घरेलू सारिफीन के जो यूनिट होते हैं उसके मुताबिक 301 से 700 यूनिट, यानी उसमें 401 से 500 नहीं है, 501 से 600 नहीं है, 601 से 700 नहीं है। 17 रुपए 60 पैसे। दूसरे स्लेब का कोई टैरिफ ही नहीं है, वो सब उसी में। आपका यूनिट शुरू ही, अगर आपने 300 यूनिट या 400 कंज्यूम किए तो आपका टैरिफ शुरू ही 201 यूनिट से होगा, यानी 10 रुपए 20 पैसे से। और फिर आप उसको अगर 300 यूनिट गर्मियों में अमूमन हो जाते, 300 यूनिट तक अगर आप कंज्यूम कर लिया तो अब 301 से 700 यूनिट वाला, ना ये कि 301 से 400 या 401 से 500 या 501 से 600 या 601 से 700, ये नहीं होगा आप पे, इसका निफाज नहीं होगा, बल्कि 301 से 700 17 रुपए 60 पैसे का होगा। अच्छा जी, बिल के पीछे आपके मीटर का अक्स होता है। मीटर रीडिंग, जब मीटर रीडर लेने आता है ना, तो उसका अक्स होता है। आप अपना बिल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मीटर रीडिंग सही ली गई है कि गलत ली गई है, और ये आपका हक है। आप जरा गौर करें कि ये पढ़ने के काबिल है मीटर रीडिंग। ये अक्स दिया है बिल्कुल ब्लैक कलर का, इसमें आपकी मीटर रीडिंग ही नहीं पढ़ी जा सकती। अब अपने इसका भी एक सुनिए। आप कहेंगे कि मीटर रीडिंग, ये आपकी मीटर रीडिंग क्यों नजर नहीं आ रही है भाई? ये मीटर रीडिंग जब ली गई है और इसका तस्वीर आनी चाहिए कि कितनी मीटर रीडिंग है, ताकि आप हिसाब लगा सकें। एक और अहम बात, मीटर पहले घर में होते थे जो निडल्स वाले, जो गरारी वाले होते थे, तो वो जाहिर है आपकी जिम्मेदारी होती थी कि आपने मीटर की देखभाल करनी है। खराब है या अंदर आप बिजली चोरी कर, अगर कोई तार है तो वो भी आप। अब मीटर बाहर है, मीटर भी बाहर है, और कॉपर या जो सिल्वर वायर है वो सिस्टम भी, कुंडा सिस्टम भी बहुत ज्यादा इलाकों में खत्म हो गया। मीटर बाहर लगे। जो डिजिटल मीटर है नाजरीन, उसमें एक सेल डला होता है। उस सेल का काम यह होता है कि जब आपकी बिजली चली जाती है तो भी वो आप उसको अप एंड डाउन वाला, ग्रीन एंड रेड मुख्तलिफ कलर्स के उस पर स्विच होते हैं, उससे अपनी मीटर रीडिंग को देख सकते हैं। डिजिटल मीटर 3 फेज के, उनमें 4 नंबर पर आपकी मीटर रीडिंग होती है दिन की, और 5 नंबर पे मीटर रीडिंग होती है रात की। ये भी अजीब फलसफा है कि दिन की मीटर रीडिंग आपकी अलग है, रात की अलग है। वो अब शायद शाम की हो जाएगी, सुबह दोपहर शाम, जो डॉक्टरी नुस्खे होते हैं। हम तो नुस्खों ही पे चल रहे हैं। खैर, 4 नंबर पर आपकी दिन की मीटर रीडिंग होती है और 5 नंबर पर आपकी रात की मीटर रीडिंग होती है। 3 फेज के डिजिटल मीटर में ये सहूलत है कि आप अपनी मीटर रीडिंग पुश करके, अप डाउन करके देख सकते हैं। लेकिन जो सिंगल फेज मीटर है, जो छोटे मीटर है, उनमें सेल नहीं है। अब जनाब होता क्या है, मीटर रीडिंग लेने मीटर रीडर आता है, उस टाइम पर आ रहा है जब आपके इलाके की बिजली गई हुई है। आपके 3 फेज, अगर 3 फेज मीटर है तो वो उसको पुश
अप डाउन करके वो अपनी मीटर रीडिंग लेके स्कैन करेगा या नोट करेगा और चला जाएगा। लेकिन जिनका सिंगल फेज है, जिनकी बिजली नहीं है, अब वो मीटर रीडिंग कैसे देखेगा? इसमें तो सेल भी नहीं है, उसकी मीटर रीडिंग तो उस वक्त रनिंग में आ रही होती है जब बिजली होती है। तो मीटर रीडर साहब या तो अंदाजे से जो उनके पास पिछली मीटर रीडिंग होती है उसमें एवरेज यूनिट लिख के ले जाते हैं, या फिर एवरेज बिल के इलेक्ट्रिक आपको भेज देता है। दूसरी बात कि 3 फेज मीटर जो होते हैं उनमें अगर सेल खत्म हो जाता है, सेल वीक हो जाता है, तो वो भी बिजली जाने के बाद आपकी मीटर रीडिंग काम नहीं करती। आप नहीं देख सकते, ना मीटर रीडिंग देख सकता है, मीटर रीडर देख सकता है। तो उसका भी एवरेज बिल भेज दिया जाता है। अरे भाई, मीटर बाहर लगे हैं, इसमें सारिफ का क्या कसूर है कि अगर बिजली नहीं है तो मीटर रीडिंग नहीं ली जाएगी, और एवरेज जहां उसका 2000 का बिल आना था आप 4000 का भेज देंगे, और फिर कह देंगे कि ये आगे जाके अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। भाई, उसे माहाना अखराजात का अपना बजट बनाना होता है, वो कैसे 2000 का बिल 4000 दे देगा? तो ये एक फंकारी भी है। अच्छा, एक बहुत अहम बात कि अगर मीटर में फॉल्ट है, ये दुनिया का एक निराली एक चीज बता रहा हूं, सुनिएगा। अगर मीटर में फॉल्ट है, दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है सारिफीन को सर्विस फराहम करने वाली जिसका सारिफ उसकी कंप्लेन करे तो वही कंपनी अपनी तहकीकात खुद करे। अगर आपका मीटर फॉल्टी है, आपके मीटर में प्रॉब्लम है, आपके मीटर चल नहीं रहा या तेज चल रहा है, आप अगर के इलेक्ट्रिक को कंप्लेन करेंगे तो के इलेक्ट्रिक वो मीटर उतार के अपनी ही लेबोरेटरी, जो उन्होंने खुद बनाई है, अपनी ही लेबोरेटरी में ले जाएगी, और फिर वहां से फैसला सादिर होगा कि ये मीटर सही था या मीटर में कोई प्रॉब्लम किया हुआ था। डिजिटल में बहुत कम ऐसे होता है, लेकिन फिर भी ये तो वही हो गया कि आपने किसी इंसान पर, किसी शख्स पर चोरी का इल्जाम लगाया कि जनाब आपने मेरी ये चीज चोरी की है। उसने कहा ठीक है जनाब, मैं अपने खिलाफ तहकीकात करता हूं, और वो खुद अपने खिलाफ तहकीकात करके और फैसला कर दिया कि नहीं जी, मैं चोर नहीं हूं, आपने इल्जाम गलत लगाया। तो है भला समझ में आने वाली बात कि सारिफ कंपनी के खिलाफ, कंपनी की लगाई हुई एक डिवाइस के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है, और वो कंपनी ही अपनी डिवाइस की खुद ही तहकीकात कर रही है। कोई दूसरा इदारा नहीं है कि जो ये देख सके कि कंपनी ने जो लेबोरेटरी में लेके जाया जा रहा है वो आया, उसकी रिपोर्ट सही दे रही है कि नहीं। तो आज का प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये कई चीजें ऐसी हैं, और इस बिल में बहुत सी चीजें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह के बिल को अगर पढ़ा जाए तो एक तो मैंने यूनिट का बता दिया कि कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि आपके यूनिट 301 से शुरू हो रहे हैं, 201 से शुरू हो रहे हैं, 300, और फिर 301 से 700। बहुत अहम अहम चीज है ये। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक तो है चार्जेस और एक है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। जर्नल सेल्स टैक्स, चले सेल्स टैक्स ठीक है। टीवी लाइसेंस फीस, आपके घर एक टीवी है और आपके 3 फ्लोर है, आप जॉइंट फैमिली है, एक किचन है, आप नीचे आते हैं टीवी लॉन्च में टीवी देखते हैं, और आप 2 फैमिली ऊपर फिर चली जाती है, लेकिन उन्हें भी क्योंकि मीटर अलग है तो टीवी की फीस उन्हें भी देनी। इसका क्या शिकवा कीजिए, कहते हैं कि मस्जिदों में भी आती है टीवी की फीस। अब इसमें एक नई चीज ये है कि फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, जो कोर्ट के फैसले के बाद हमसे ही ली जा रही है। कंप्लेन भी हम करें, कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर हमसे ही लिया जाए, बजाय इसके कि हमें रिलैक्स दिया जाए सारिफिन को।
अब ये कई सालों का इस पे लग रहा है। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, जैसे कि अभी जो बिल इशू हुए हैं उसमें नवंबर 2018 और दिसंबर 2018 के लगाए जा रहे हैं, तारिफीन से रिकवर किए जा रहे हैं। खैर, इस पे नहीं बोल सकते, ये कोर्ट का फैसला है जनाब। फिर हो जाता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस योर, जी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये हो जाता है। और इसमें एक चीज और बहुत अहम है, गवर्नमेंट चार्जेस। ये वल्लाह आलम गवर्नमेंट चार्जेस ये किस चीज के इलेक्ट्रिक चार्जेस तो समझ में आता है। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल लास्ट में आप पीछे देखें तो गवर्नमेंट चार्जेस, गवर्नमेंट के किस चीज के चार्जेस, और ये कम नहीं है, बहुत ठीक ठाक है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक के जो टैरिफ है उसके मुताबिक जो आपने यूज किया वो आपके यूनिट के चार्जेस हो गए, आपका सेल्स टैक्स हो गया। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक ड्यूटी ना समझ में आने वाली बात, टीवी लाइसेंस फीस ना समझ में आने वाली बात, गवर्नमेंट चार्जेस ना समझ में आने वाली बात। अब ये जो इतना इसको रंगीन बिल बनाना और दराज के जरिए जमा कराएं और टीसीएस के जरिए और घर बुलाएं बाइकिया को ये जमा कराएं, अरे भाई लोड शेडिंग खत्म करें। जो इतने इतने बिल भेज रहे हैं, लोग जमा कराते हैं बिल, उनका क्या कसूर है कि आप कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी फॉल्ट के नाम पे दिन पे 6-6 घंटे 7-7 घंटे आप लाइट बंद कर रहे हैं, उसके बाद सारी मशीनें वो नए सिरे से स्टार्ट होती हैं तो वो और कंज्यूम करती हैं बिजली को, वो हमारे बिल बढ़ जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि असद उमर साहब कहकर चले गए। मैंने तो बहुत उनको सोशल मीडिया पर कहा कि आप बताएं, मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि आपने कहा था। आप एक कोई अरशद कुरैशी नहीं है, आप असद उमर साहब हैं, मिनिस्टर हैं, मुशीर, गवर्नर। ये अगर कहें कि कल से बिजली नहीं, लोड शेडिंग नहीं होगी, तो क्या ये अमीन और सादिक रहे? ये तो झूठ सरासर बोला गया। आपने किस बेस पे झूठ बोल दिया? आपके कहते ही हम और मुसीबत में आ गए बहुत ज्यादा। हम तो समझे थे थरकोल प्लांट का इफ्तिताह हुआ तो हम लोगों को सुकून मयसर आ जाएगा, ये तो मजीद बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो अब इसका कौन, इस शहर का कोई वाली वारिस नजर नहीं आता, कौन इसको देखेगा? एक जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब हैं, वो जगह जगह पे खड़े रहते हैं, कभी कैंप लगा के, कभी वहां भी लोग, दूसरी सियासी तंजीमें शायद इस वजह से साथ नहीं देती कि जनाब हमारे तो सियासी इख्तिलाफात। अरे खुदा के बंदो, कराची के लिए कोई उनके शहरियों के लिए अगर खड़ा होता है तो कम से कम उनका तो सब एक पेज पे तो आ जाए। जिस तरह मेयरशिप खत्म होने वाली है तो एडमिनिस्ट्रेटर मुतफिका तौर पे लाने के लिए सब एक पेज पे, कराची के शहरियों को सहूलत देने के लिए एक पेज पे आई है। इसको कोई, इस इदारे को लगाम देने वाला, कोई इससे पूछने वाला है कि ये क्या कर रहे हैं? लोड शेडिंग भी कर रहे हैं, फिर बिल के ऊपर टैक्स दर टैक्स, फिर अपनी मर्जी से बगैर मीटर रीडिंग इस पर जो आनी चाहिए वो मीटर रीडिंग नहीं आ रही है। क्या किया जा सकता है? कौन सही करेगा? मेरी समझ में तो नहीं आता। कब सही होगा ये भी समझ में नहीं आता। इमरान खान साहब तब्दीली के नारे से आए, कराची से जीते, बहुत उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। मायूसी इतनी नहीं है कि बिल्कुल ही कह दें कि जनाब हम तो मायूस हो चुके। खुदारा आप करिए, जो दूसरे ना कर सके वो करिए। कराची के शहरियों को सहूलियात दीजिए, इस इदारे को। कराची, एक बहुत अहम बात बताऊं, अगर के इलेक्ट्रिक ये कहे कि पहले कराची की आबादी इतनी थी जनाब, के ईएससी जब थी
तो बहुत अच्छा निजाम था। लेकिन कराची की आबादी जाहिर है कम थी। अगर ये दलील दी जाएगी कि आबादी बढ़ गई, तो आबादी बढ़ गई तो एक कंपनी कैसे निजाम इसका संभाल सकती है? मैं अपने कई कॉलम में भी लिख चुका हूं कि ये एक कंपनी के बस की बात नहीं है। दूसरी कंपनियां लाइए, कराची को 4 जोन में कर दीजिए, दूसरी कंपनियां लाइए, वो एक जोन में, दूसरे जोन में दूसरी कंपनी, तीसरे जोन में तीसरी कंपनी, चौथे जोन में चौथी कंपनी। ये कंपनी 2-3 करोड़, 2 करोड़ से जायद आबादी को किस तरह ये बिजली दे सकेगी और किस तरह निजाम संभालेगी? तो इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा कराची का बहुत नुकसान हो चुका है। आप एक तरफ कराची को माशी हब कहते हैं, आप एक तरफ कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, फिर कराची से सौतेली माँ का सा सलूक करते हैं। तो इस तरह मत कीजिए और खुदारा इस इदारे को देखें, इसकी पूछगछ कीजिए कि लोड शेडिंग का क्यों दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है और क्यों मेंटेनेंस के नाम पे लोड शेडिंग हो रही है, क्यों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। पूरा कारोबार तबाह हो रहा है, लोग जहनी अजियत का शिकार हो रहे हैं, गर्मी हद दर्जे हब्स का माहौल है और बहुत ज्यादा लाइटें जा रही हैं। तो इस तरफ जरूर सोचिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपके इर्द गिर्द हैं लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। फी अमान अल्लाह। अरशद कुरैशी इजाजत चाहता हूं।